नेक्स्ट है फाइंड आउट, डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड, क्या सारे एनिमल्स सेम स्पीड से ग्रो करते हैं? आंसर है नो, अभी अभी हमने देखा था। एक और एग्जांपल हम कुछ देख सकते हैं यहाँ पर, जो हेन है, काउ है और बर्ड, इनका ग्रोथ साइकिल हम देखेंगे और हम देखेंगे कि जो ग्रोथ स्पीड है वो काफी अलग होता है अलग अलग एनिमल्स में। डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ, तो यहाँ पर आंसर है नो। डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ हेन, अ काउ, अ बर्ड, तो एक हेन का ग्रोथ साइकिल, एक काउ का ग्रोथ साइकिल और एक बर्ड का जो ग्रोथ साइकिल है या फिर लाइफ साइकिल होता है उसे हमें डिस्कस करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक हेन का जो लाइफ साइकिल है उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक हेन का लाइफ साइकिल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एक हेन जो है वो फीमेल होती है, इसको हम चिकन भी कहते हैं, और जो मेल होता है उसको हम कहते हैं रूस्टर। तो हमें हेन का जो लाइफ साइकिल है वो डिस्कस करना है, मतलब एक फीमेल चिकन का हमें लाइफ साइकिल डिस्कस करनी है। तो लाइफ साइकिल ऑफ अ हेन का जो सबसे पहला स्टेज होता है वो होता है लेइंग एग्स। तो हेन्स ले एग्स अबाउट 240 एग्स एवरी ईयर। तो लगभग एक साल में जो हेन्स है वो 2 से 40 240 एग्स ले करती है। द एग्स जस्ट लुक लाइक द वंस यू सी इन द शॉप्स। तो ये एग्स जो आप दुकान में देखते हो बिल्कुल ठीक उसी तरह होते हैं। दे ग्रो एंड डेवलप जस्ट लाइक सीड्स एंड टेक 21 डेज टू हैच। तो जब इस तरह से एक हेन ने एग दिया, ठीक है, उसके बाद हैच, जब वो एग हैच करती है और उसके अंदर से जो चिक्स है वो बाहर निकलते हैं, तो इस प्रोसेस को पूरा 21 डेज लगता है। मतलब सबसे पहले हेन ने एग ले किया, उसके बाद जो हेन है वो कई दिनों तक उस एग्स के ऊपर वो बैठती है ताकि जो जरूरी वार्मथ है, जो गर्मी चाहिए, एग्स को काफी गर्म रखना पड़ता है, तो वो वार्मथ देने के लिए मदर हेन कई दिनों तक उस एग्स के ऊपर वो बैठती है। तो लगभग 21 दिन के बाद फिर फाइनली वो एग्स हैच करते हैं और उन एग्स से फिर चिक्स बाहर निकलते हैं। तो ये था हमारा स्टेज 2। नेक्स्ट है स्टेज 3, कीपिंग वार्म। द एग्स आर केप्ट वार्म, यूजुअली द हेन सिट्स ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। हेन जो है एग्स के ऊपर बैठती है ताकि वो उन्हें गर्म रख सके, उन्हें वार्म, जो नेसेसरी टेम्परेचर उनको चाहिए वो मिल सके। तो ये वो लगभग 20-21 दिन करती है। आफ्टर 21 डेज द चिक्स विल पैक आउट देयर वे। 21 दिन के बाद फिर चिक्स जो है धीरे धीरे इस तरह से पैकिंग करके वो शेल को तोड़ देती है और एग से बाहर आ जाती है। नेक्स्ट है स्टेज 4, द शेल। द एग्स हार्ड शेल प्रोटेक्ट्स द बेबी एज इट ग्रोज। जो ये एग का शेल है ये काफी हार्ड होता है और ये बेबी को प्रोटेक्ट करती है जब वो ग्रो करती है। मतलब 21 दिन जब वो ग्रो करती है इसके अंदर, तो वो उसे प्रोटेक्ट करती है। व्हेन द चिक इज रेडी टू हैच इट विल पेक एट द सेल विथ इट्स बीक अंटिल द एग ब्रेक्स। तो जब तक फिर 21 दिन के बाद वो अपने बीक से वो पेक करते रहती है तब तक जब तक कि वो उससे बाहर ना आ जाए। द चिक्स विल बी वेट एट फर्स्ट। तो बाहर आने के बाद जो चिक्स होते हैं वो काफी वेट होते हैं, लेकिन द चिक्स फेदर्स विल ड्राई क्विकली एंड सून विल बिकम नाइस एंड फ्लफी। थोड़े देर के बाद ही जो फेदर्स हैं वो ड्राई कर जाते हैं और वो बहुत ज्यादा सुंदर और फ्लफी दिखने लगते हैं। स्टेज 5 होता है जो चिक्स मस्ट बी केप्ट वार्म फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है। उसके बाद जब उनका फाइनली एग से जब वो बाहर आ जाती है उसके बाद भी उनको काफी गर्म रखना पड़ता है। तो मदर हेन क्या करती है, वो नेसेसरी वार्मथ प्रोवाइड करती है। वो अपने बच्चों को, चिक्स को अपने पास रखती है ताकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो अपने बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, उनको गर्म रख सके। नेक्स्ट है स्टेज 5, प्यूलेट और एडोलेसेंट। तो मदर हेन कई दिनों तक अपने चिक्स का ख्याल रखती है और धीरे धीरे वो ग्रो करते रहते हैं। इनका जो ग्रोथ साइकिल है वो काफी छोटा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। फाइनली स्टेज 6 में आफ्टर 90 to 100 डेज वो फाइनली फुल्ली ग्रोन एडल्ट हेन बन जाती है और वो वापस से अपने एग्स ले करना स्टार्ट कर देती है सिर्फ 90 दिनों के बाद। 90 दिन मतलब 3 महीना। तो सिर्फ 3 महीने में ये काफी ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। तो इनका ग्रोथ साइकिल ऐसा होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हेन का लाइफ साइकिल। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एक काऊ का जो लाइफ साइकिल है वो कैसा होता है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स जो ग्रोथ साइकिल है वो कितना अलग है। अभी अभी हमने पपी का ग्रोथ साइकिल देखा था,
4 हफ्ते में उसने चलना स्टार्ट कर दिया था और 1 साल में उसने अपने बच्चे देना भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर आप जैसे हमने हेन का देखा यहाँ पर अभी अभी, तो 90 डेज मतलब सिर्फ 3 महीने में वो फुल्ली ग्रो अप हो गई और उसने अपना अंडा देना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। मतलब शी इज फुल्ली केपेबल ऑफ लेइंग हर ओन एग्स नाउ एंड मेक हर ओन चिक्स। ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी अ काउ। काउ का ग्रोथ साइकिल देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स, ये है एक काउ का ग्रोथ साइकिल या फिर लाइफ साइकिल। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर एक न्यू बॉर्न की फोटो है, मतलब इसने अभी अभी जन्म लिया है। उसके बाद 6 मंथ्स के बाद वो कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, ये है ईयरलिंग, ये लगभग 1 साल के बाद की फोटो है, मतलब 1 साल के बाद वो कुछ ऐसा दिखती है। और 2 इयर्स ओल्ड, 2 साल के बाद वो इस तरह से दिखती है। और फाइनली मैच्योर काउ जो होती है वो ऐसा दिखती है। तो चलिए हम धीरे धीरे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यू बॉर्न। तो आप देखो न्यू बॉर्न जो काउ है, जो बेबी काउ है, वो कुछ ऐसी दिखती है। द एवरेज हॉलस्टीन काफ, तो काउ के बच्चे को हम कहते हैं काफ, वेज फ्रॉम 90 to 100 पाउंड्स एट बर्थ। तो जब वो जन्म लेती है तो उसका जो वेट है वो होता है लगभग 90 से 100 पाउंड्स। अ न्यू बॉर्न काफ इज फेड कोलेस्ट्रम मिल्क फॉर द फर्स्ट 3 days ऑफ लाइफ। तो पहले 3 दिन जो उसके लाइफ में है उसको कोलेस्ट्रम मिल्क फेड किया जाता है। कोलेस्ट्रम इज स्पेशल बिकॉज इट गिव्स द काफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स टू हेल्प द काफ गेट ऑफ अ गुड हेल्दी स्टार्ट। कोलेस्ट्रम मिल्क क्यों देते हैं? क्योंकि काफ जो है जब वो जन्म होता है उसका, तो वो काफी कमजोर होती है, तो उसको हेल्दी डाइट की जरूरत होती है। तो कोलेस्ट्रम मिल्क जो है वो न्यूट्रिएंट्स में काफी ज्यादा रिच होती है, इसलिए उसे इस तरह का खाना दिया जाता है। 6 months ओल्ड हीफर, तो ये नेक्स्ट स्टेज है एक बेबी काउ का। 6 महीने बाद वो इस तरह से दिखने लगती है। 6 months ओल्ड हीफर इज यूजुअली फेड सिलाज, हे एंड ग्रेन। तो 6 महीने की जो हीफर होती है उसको सिलाज, हे और ग्रेन खिलाते हैं। दीज हीफर्स में ऑल्सो ग्रेज, ईट ग्रास इन अ पास्चर। तो ये जो हीफर्स हैं वो घास भी कई बार खाते हैं। होलस्टीन हीफर्स वे अबाउट 400 पाउंड्स एट दिस एज। तो 6 महीने बाद उसका जो वेट होता है वो 400 पाउंड्स के करीब हो जाता है। तो आप देखो न्यू बॉर्न में उसका वेट क्या था, लगभग 100 पाउंड्स, लेकिन 6 महीने बाद उसका वेट कितना बढ़ गया, ऑलमोस्ट 4 times, 400 पाउंड्स हो गया उसका एज। नेक्स्ट है ईयरलिंग। तो 1 साल के बाद बेबी काउ जो होती है उसको हम कहते हैं ईयरलिंग। वो कुछ इस तरह से दिखती है। दिस हीफर इज कॉल्ड ईयरलिंग बिकॉज शी इज ओवर 1 year ओल्ड। 1 साल इसकी उम्र हो चुकी है। She weighs about 700 pounds and still has quite a bit of growing to do before she enters the milk herd in another year. मतलब अभी उसकी जो वेट है वो 700 पाउंड्स हो रही है, लेकिन अभी उसको और थोड़ा ग्रो करना है फाइनली ज्वाइनिंग द मिल्क हर्ड। मतलब मिल्क वो दे सके उससे पहले उसको थोड़ा और ग्रो करना है। मतलब वो फुल्ली ग्रो अभी तक नहीं कर रही है, वो ग्रोइंग फेज में है। तो आप देख सकते हो उसका वेट यहाँ पर 700 पाउंड्स है, जो कि 7 times है जब उसने जन्म लिया था उससे। नेक्स्ट है 2 year old cow. This cow is 2 year old and recently had a calf for the first time. तो ये काउ 2 साल की हो चुकी है अब, और इसने अभी अभी एक काफ को जन्म दिया, मतलब एक बेबी काउ को इसने जन्म दिया फर्स्ट टाइम, पहली बार इसने जन्म दिया। शी इज नाउ प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड विल कीप ऑन ग्रोइंग फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स बिफोर शी इज फुल्ली मैच्योर। अब वो मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है और वो इसका ग्रोथ जो है अभी भी स्टॉप नहीं होगा। शी विल कीप ऑन ग्रोइंग फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स बिफोर शी इज फुल्ली मैच्योर। तो वो कुछ साल और ग्रो करेगी तब तक जब तक कि वो फुल्ली मैच्योर ना हो जाए। शी वेज अबाउट 1200 पाउंड्स। तो इसका वेट आप देखो स्टूडेंट्स, 1200 पाउंड्स है, मतलब सिर्फ 2 साल में इसका वेट 12 times बढ़ गया। न्यू बॉर्न में अगर हम वेट देखें यहाँ पर तो था 100 पाउंड्स, और इसका जो वेट हो गया ये हो गया 1200 पाउंड्स, मतलब इट इंक्रीज बाय 12 times इन जस्ट 2 years। फाइनली जो स्टेज आता है वो होता है मैच्योर काउ। तो ये है मैच्योर काउ की फोटो। दिस अडल्ट काउ वेज ओवर 1500 पाउंड्स। तो इसकी जो वेट है वो 1500 पाउंड से भी ज्यादा है। शी इज 5 years ओल्ड एंड हैड हर 4th काफ। तो इसकी अभी 5th ईयर हो रही है, 5 साल की है ये, और शी जस्ट हैड हर 4th काफ, मतलब इसने अभी 4थे बच्चे को जन्म दिया। शी कैन ईट over 100 pounds of feed a day and can produce over 12 gallons of milk a day during the early part of her lactation। तो वो कह रहे हैं कि
ओवर 100 पाउंड्स ऑफ फीड, 100 पाउंड्स खाना वो खा सकती है लगभग एक दिन में, और 12 गैलन्स ऑफ मिल्क वो प्रोड्यूस कर सकती है इन अ डे। तो एक दिन में वो 12 गैलन्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूस कर। ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ लैक्टेशन, तो लैक्टेशन पीरियड क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बार जब काऊ किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस टाइम से लेकर के नेक्स्ट टाइम जब वो किसी बच्चे को जन्म देगी उस पीरियड को हम कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। तो वो कह रहे हैं शी गिव्स 12 गैलन्स ऑफ मिल्क अ डे ड्यूरिंग अर्ली पार्ट ऑफ हर लैक्टेशन। मतलब जो अर्ली पार्ट ऑफ लैक्टेशन है, बच्चे की जन्म हो चुकी है उसके बाद वो जो अर्ली डेज होते हैं वहां पर वो एक दिन में लगभग 12 गैलन तक दूध देती है। तो स्टूडेंट्स ये था लाइफ साइकिल ऑफ अ काउ। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड। तो चलिए लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड देखते हैं। तो स्टूडेंट्स कई बार हम देखते हैं बर्ड्स जो है नेस्ट बिल्डिंग करते हैं, तो बर्ड्स को काफ़ी क्लोज से हम सब देखते हैं। चलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है फाइंडिंग अ प्लेस टू ब्रीड। तो सबसे पहले बर्ड्स क्या करते हैं, सबसे पहले जगह ढूंढते हैं, साइट्स ढूंढते हैं जहां वो ब्रीडिंग कर सके। जो लोकल बर्ड्स होते हैं, नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स जो माइग्रेट नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, वो क्या करते हैं लोकल में ही अपना जो ब्रीडिंग साइट्स है वो ढूंढते हैं। लोकली क्या होता है, कई बार मौसम ठंडा होता है तो विंटर सीजन में क्या होता है ये ब्रीडिंग साइट्स ढूंढते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या करते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स दूसरे जगहों पर माइग्रेट करते हैं जहां पर जो वातावरण है थोड़ा ठंडा हो और उनके लिए फेवरेबल हो और खाने पीने की सुविधा मिले, अच्छा खासा कंडीशंस और रहने का, उस जगहों पर माइग्रेट करते हैं। तो सारे बर्ड्स माइग्रेट नहीं करते। माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है फाइंडिंग अ प्लेस टू ब्रीड। मोस्ट बर्ड्स स्पेशली दोज इन टेम्परेट रीजन, तो जो टेम्परेट रीजन्स के बर्ड्स हैं, टाइम देयर ब्रीडिंग एक्टिविटीज सो दैट दे विल बी फीडिंग देयर नेस्टिंग्स व्हेन फूड इज मोस्ट अबेंडेंट। तो वो अपने जो ब्रीडिंग एक्टिविटीज हैं वो ऐसी टाइम में करते हैं, टाइमिंग करते हैं ताकि जो फूड है वो मोस्ट अबेंडेंट हो, जो वेदर है उसका जो वातावरण है वो उनके लिए मोस्ट फेवरेबल हो, तो इसी टाइम पे वो ब्रीडिंग करते हैं। हाउएवर वेल बिफोर नेस्टिंग्स अराइव बर्ड्स नीड टू सेलेक्ट अ ब्रीडिंग टेरिटरी। सबसे पहले उनको एक ब्रीडिंग टेरिटरी सिलेक्ट करना होता है। गुड टेरिटरीज प्रोवाइड पोटेंशियल नेस्ट साइट्स, रिलायबल फूड सोर्सेस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स। तो जो अच्छे टेरिटरीज होते हैं या पोटेंशियल टेरिटोरियल साइट्स होते हैं वो अच्छे नेस्ट प्लेसेस बन सकते हैं, रिलायबल फूड सोर्सेज बन सकते हैं एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स। प्रीडेटर से प्रोटेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए भी एक अच्छा ब्रीडिंग साइट चुनना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट स्टेज आता है चूजिंग अ मेट। तो ब्रीडिंग साइट चूज करने के बाद बारी आती है मेट चूजिंग की। वाइल्ड टेरिटरीज आर बीइंग क्लेम्ड, बर्ड्स ट्राई टू अट्रैक्ट मेट्स। इन मोस्ट स्पीशीज फीमेल्स चूज मेल्स बेस्ड ऑन एन असेसमेंट ऑफ देयर ओवरऑल क्वालिटी एंड विगर। तो जब टेरिटरीज बन रहे होते हैं या टेरिटरीज का सिलेक्शन उनका चल रहा होता है, उसी बीच में क्या करते हैं वो अपने जो मेट्स हैं उनका भी सिलेक्शन करते हैं। तो जनरली क्या होता है मोस्ट बर्ड स्पीशीज में फीमेल्स जो है वो मेल्स को सिलेक्ट करती है बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, बेस्ड ऑन देयर विगर, बेस्ड ऑन देयर नेस्ट मेकिंग कैपेबिलिटीज। तो ये सारी चीजें देख करके एक फीमेल एक मेल को सिलेक्ट करती है। नेक्स्ट है नेस्ट बिल्डिंग। उसके बाद क्या होता है दोनों बर्ड्स मेल और फीमेल मिल करके नेस्ट बनाते हैं। जनरली क्या होता है कुछ स्पीशीज में आप देखोगे मेल्स नेस्ट बनाते हैं, कुछ स्पीशीज में फीमेल्स नेस्ट बनाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि दोनों साथ में मिल करके काम करते हैं। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग बर्ड्स के स्पीशीज पर। नेस्ट प्रोवाइड अ सेफ प्लेस फॉर एग्स एंड यंग बर्ड्स टू डेवलप। काफी सेफ प्लेस होता है बर्ड्स जो है लेइंग फॉर लेइंग एग्स, और जो यंग बर्ड्स हैं उनके डेवलप होने के लिए। बर्ड्स नेस्ट आर एक्सट्रीमली डाइवर्स ऑल्दो ईच स्पीशीज टिपिकली हैज अ कैरेक्टरिस्टिक नेस्ट स्टाइल। तो जो नेस्ट का जो स्टाइल होता है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है। आप अलग अलग स्पीशीज के लिए देखोगे जो नेस्टिंग का उनका स्टाइल होता है, जो घोंसले वो बनाते हैं ये नेस्ट, तो ये जो घोंसले हैं वो काफ़ी अलग होते हैं अलग अलग स्पीशीज के लिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो। नेक्स्ट स्टेज आता है एग फॉर्मेशन एंड एग लेइंग। तो उसके बाद क्या होता है जो मेट्स हैं वो एग फॉर्मेशन करते हैं और फाइनली एग जो है उसकी एग लेइंग होती है। Total number of eggs that a female can lay in one nesting attempt varies widely depending on species. तो जो टोटल नंबर ऑफ एग्स है एक फीमेल बर्ड ले कर सकती है वो वेरी करता है, अलग अलग स्पीशीज के लिए अलग अलग वेरी करता है। जनरली इट इज बिटवीन 3 to 10। कई बर्ड्स हैं जो 3 से 4 एग्स
एक नेस्टिंग सीजन में देते हैं, कई बर्ड्स हैं जो लगभग 10 एग्स तक दे देते हैं। तो ये स्पीशीज में वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल मेनी ट्रॉपिकल बर्ड्स ले क्लचेज ऑफ ओनली 2 to 3 एग्स। तो बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो सिर्फ 2 से 3 एग्स ले करते हैं एक नेस्टिंग सीजन में। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है स्टूडेंट्स। एग्स ले करने के बाद जो नेसेसरी वार्मथ है, जो नेसेसरी तापमान है, वो मदर बर्ड को प्रोवाइड करना होता है। तो क्या होता है, वो जो बर्ड्स हैं इंक्यूबेट देयर एग्स टू कीप देम एट प्रॉपर टेम्परेचर टू एंश्योर नॉर्मल डेवलपमेंट। तो ये काम सिर्फ मदर बर्ड नहीं करती है, जो मेल बर्ड है वो भी कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, एग्स के ऊपर इस तरह से बैठते हैं ताकि जो नेसेसरी वार्मथ है उनको मिल सके, दोनों ही, मेल बर्ड एज वेल एज अ फीमेल बर्ड, टू एंश्योर नॉर्मल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हैचिंग। तो उसके बाद आता है हैचिंग। आप देख सकते हो कि इस तरह से बर्ड्स जो है इस तरह से पैकिंग करके बाहर आने की कोशिश कर रही है। सॉन्ग बर्ड्स एंड मोस्ट सी बर्ड्स हैव altricial young, meaning that the newly hatched birds are blind, featherless and helpless। तो वो कह रहे हैं सॉन्ग बर्ड्स और जो मोस्ट जो बर्ड्स होते हैं उनके जब बच्चे होते हैं या चिक्स नहीं, जो बेबी बर्ड्स होते हैं जो बाहर आते हैं एग से, वो मोस्टली ब्लाइंड होते हैं, मतलब उनकी आंखें बंद हो रहती है कुछ दिनों तक। फेदरलेस एंड हेल्पलेस, और उनके जो फेदर्स हैं वो भी काफी कम होते हैं और वो काफी वीक होते हैं। They remain in the nest where the parents can feed and protect them while they continue to develop। तो उसके बाद जब वो एग से बाहर आ जाते हैं तो they remain in the nest, वो नेस्ट में रहते हैं जहां पर उनके पेरेंट्स उनको फीड करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और वो वहां पर अच्छे से डेवलप कर पाते हैं। नेक्स्ट, हैचिंग कंटिन्यू। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक देयर आईज आर यूजुअली ओपन एंड देयर फेदर्स आर बिगिनिंग टू इमर्ज। तो एक हफ्ते बाद धीरे धीरे उनकी जो आंखें हैं वो खुलने लगती है और उनके जो फेदर्स हैं वो धीरे धीरे निकलने लगते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेस्टलिंग्स कैन एक्सपीरियंस रिमार्केबल ग्रोथ बाय डबलिंग देयर बॉडी वेट्स सेवरल। तो इनका जो बॉडी वेट है इस पीरियड में वो काफी तेजी गति से ग्रो कर रहा होता है। आप देख सकते हो डबलिंग देयर बॉडी वेट सेवरल टाइम्स। कई बार ऐसा होता है कि उनके जो बॉडी वेट्स हैं वो डबल होते रहते हैं, इस स्पीड से वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट कम्स फीडिंग द यंग। तो अब जैसे जैसे धीरे धीरे जो बेबी बर्ड्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं तो उनको खाना देना जरूरी है, क्योंकि वो खुद से तो खाना ला नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अभी उड़ना सीखा नहीं है। तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो खाना ढूंढ के लाते हैं और उनको इस तरह से खाना खिलाते हैं। टू कीप अप विद द फूड डिमांड्स ऑफ नेस्टलिंग्स देयर पेरेंट्स कंटिन्यूअसली फोरेज फॉर फूड। मतलब कंटिन्यूअसली फोरेज का मतलब होता है सर्चिंग करना, सर्च करना, ढूंढना। तो इनको खाना खिलाने के लिए इनके पेरेंट्स कंटिन्यूअसली खाना ढूंढते हैं। After 2 or 3 weeks, most songbirds are usually ready to leave the nest। 2 से 3 हफ्ते बाद कई सारे जो बर्ड्स हैं यूजुअली क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं नेस्ट छोड़ने के लिए, या फिर उनका टाइम आ जाता है कि अब उनको उड़ना सीखना है। अदर बर्ड्स सच एज रैप्टर्स मे स्टे इन द नेस्ट फॉर एज लॉन्ग एज 8 to 10 weeks। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो रैप्टर्स होते हैं, वो नेस्ट में थोड़ा ज्यादा टाइम तक रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8 to 10 weeks। फाइनल स्टेज आता है लीविंग द नेस्ट। आफ्टर लीविंग द नेस्ट यंग बर्ड्स टिपिकली रिमेन क्लोज टू देयर पेरेंट्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो फाइनली क्या होता है, धीरे धीरे उनको फाइनली नेस्ट छोड़ना होता है और उनको फाइनली उड़ना सीखना होता है। तो मदर बर्ड ही उनको उड़ना सिखाती है, वो खुद ही इस तरह से नेस्ट में आकर के उड़ जाती है और उनको देख करके उनके जो नेस्टलिंग्स हैं वो भी उनको फॉलो करते हैं और उड़ना सीख जाते हैं। तो वो कह रहे हैं टिपिकली रिमेन क्लोज टू देयर पेरेंट्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड। उड़ना सीखने के बाद भी जो बच्चे हैं बेबी बर्ड्स वो अपने पेरेंट्स के क्लोज रहते हैं कुछ दिनों तक। ड्यूरिंग दिस टाइम यंग बर्ड्स मस्ट लर्न टू सर्वाइव ऑन देयर ओन एंड आर वेरी वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स एंड स्टारवेशन। तो जैसे ही वो उड़ना सीखते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि उनको सीखना है खुद से सर्वाइव करना, अपना जो खाना है उनको ढूंढना है, उनको खुद से वो ढूंढना सीखना है और उनको स्पेशली केयरफुल रहना है फ्रॉम प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स क्या होते हैं, जो बड़े पक्षी होते हैं जैसे ईगल्स हो गए, क्रोज हो गए, वो क्या करते हैं, वो दूसरे पक्षियों को खा जाते हैं। तो उनको काफी केयरफुल रहना होता है और ये सारी जो स्किल्स हैं वो सीखना होता है। तो स्टूडेंट्स ये था लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड। नेक्स्ट है ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द बेबी एनिमल एंड द बिग एनिमल। तो स्टूडेंट्स ये आप एज एन होमवर्क खुद से कर लेना, या तो आप एक बेबी बर्ड का पिक्चर ड्रॉ कर लो और फिर जो मदर बर्ड का फोटो मैंने दिखाया था वो आप ड्रॉ कर सकते हो, या फिर एक बेबी काउ
और जो फुल्ली ग्रोन मेच्योर काव है उसका आप फोटो बना सकते हो। तो कोई भी दो इस तरह से आप फोटो बनाओ। हियर आर द पिक्चर्स ऑफ ग्रैंडफादर्स पोजिंग फॉर अ फोटोग्राफ हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू। यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स है ग्रैंडफादर्स के, तो हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू, सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट कौन है इनमें से, चलिए देखते हैं। तो एलिफेंट अप्पूज ग्रैंडफादर, तो यहाँ पर अप्पू, एलिफेंट अप्पू के ग्रैंडफादर की फोटो है, उसकी एज हो रही है 95 ईयर्स। चूचू रैट्स ग्रैंडफादर, तो चूचू रैट की जो ग्रैंडफादर है उसकी फोटो है ये, उनकी एज हो रही है 2 ईयर्स। और रानीज ग्रैंडफादर, रानी के ग्रैंडफादर की फोटो है, उनकी एज हो रही है 70 ईयर्स। तो आप बताओ स्टूडेंट्स, इन तीनों में से सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट कौन है? सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट ऑब्वियसली एलिफेंट है, क्योंकि इनकी 95 ईयर्स हो रही है, जो इन तीनों में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, हाउ मच ओल्डर इज अप्पूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। तो अप्पूज ग्रैंडफादर रानीज ग्रैंडफादर से कितने बड़े हैं, चलिए कैलकुलेट करते हैं। अप्पूज ग्रैंडफादर की एज हो रही है 95 ईयर्स, रानीज ग्रैंडफादर की एज हो रही है 70 ईयर्स, तो हम करेंगे 90 माइनस 70, वो कितना होगा 25 ईयर्स, करेक्ट। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होगा 25 ईयर्स। तो हाउ मच ओल्डर इज अप्पूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर, 25 ईयर्स। अप्पू के ग्रैंडफादर रानी के ग्रैंडफादर से 25 साल बड़े हैं। विल चूचूज ग्रैंडफादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अप्पूज ग्रैंडफादर। तो ये चूचू के ग्रैंडफादर है, इनकी ये एज हो रही है 2 ईयर्स, क्या वो कभी अप्पू के ग्रैंडफादर जितने बड़े हो सकते हैं, मतलब क्या ये 95 ईयर्स का कभी हो सकता है? तो इसका आंसर है नो। स्टूडेंट्स, जो रैट है उसकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत कम होती है, वो लगभग 2 साल के बराबर होती है उनकी लाइफ साइकिल, 2 to 2.5 ईयर्स, उतना ही उनकी लाइफ साइकिल है। तो मैक्सिमम वो जीते हैं टिल 2.5 ईयर्स और 2 ईयर्स वी कैन से। तो वो कभी भी अप्पू के ग्रैंडफादर जितना बड़ा नहीं हो सकता। एलिफेंट जो है शी इज 95 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पर नो आंसर है, शी विल नेवर ग्रो एज ओल्ड एज अप्पूज ग्रैंडफादर। नेक्स्ट है, हाउ मच यंगर इज चूचूज रैट्स ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। तो चूचू रैट की जो ग्रैंडफादर है रानी के ग्रैंडफादर से कितने छोटे हैं, वो हमें कैलकुलेट करना है। वो हम कैसे करेंगे, हम बस सब्ट्रैक्ट करेंगे 70 माइनस 2। रानी के ग्रैंडफादर का एज हो रहा है 70, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 विच इज चूचूज ग्रैंडफादर्स एज। तो फाइनली क्या आंसर होगा 70 माइनस 2, इट इज 68। तो हाउ मच यंगर इज चूचू रैट्स ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर, इट इज 68 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सबको बहुत मजा आया और जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको समझाई आपको बहुत अच्छे से समझ आई। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती है तो प्लीज आप कमेंट्स में लिखो, या अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं प्रैक्टिस करते वक्त तो भी आप कमेंट्स में लिखो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप बहुत खुश रहो और अपना ख्याल रखो। थैंक यू।